हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे ईआईएम अर्थात इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 2 और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें क्या क्या आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और इंपॉर्टेंट वीडियो इससे पहले के चैप्टर 1 और 2 के जो भी हमने टॉपिक अपलोड किए हैं उन सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप पहले चैप्टर से कोई भी बुक्स पढ़ें, पहले चैप्टर से पढ़ें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी होती चलेगी। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना आपको जरूरी है। उसमें बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई हैं। तो इस वीडियो को देखिए, चीजों को समझिए, तब आगे आप इंप्लीमेंट करिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट यहां पर इंस्टाग्राम फैमिली पर जुड़ रहे हैं, वहां पर अब तक इंस्टाग्राम फैमिली पर 500 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। उनके लिए पहले से मैं कहना चाहूंगा उन सभी का फिर से स्वागत है और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी 500 स्टूडेंट वहां पर 500 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और जो स्टूडेंट अभी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़कर उस हिस्सा बन सकते हैं। तो आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, वहां पर हम आपसे बातें कर सकते हैं। आप हमें मैसेज करते हैं, हम आपको रिप्लाई देते हैं, बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट करते हैं, कुछ स्टूडेंट को जिन्हें नहीं कर पाते वो बिल्कुल दुखी ना हो दोस्त, जैसे समय मिलता है मैं चीज़ों को आपसे बात करता हूँ, रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो इसको लेकर आप बिल्कुल आप गुस्सा मत होइएगा कि मैं आपसे रिप्लाई आपको नहीं दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक की तरफ चलता हूं। तो यहां पर मापन में त्रुटियों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहां पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट, डिटेल में समझते हैं। इसमें देखिए तो ज्यादातर थ्योरी टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला, व्यवस्थित या क्रमबद्ध त्रुटियां, जिसे आप बोलते हैं सिंथेटिक एरर। सिंथेटिक एरर होता क्या है कि वो त्रुटियां जिन्हें सिद्धांत रूप से संशोधित किया जा सकता है, जिन्हें देखिए मैं आपको पॉइंट बताऊंगा और थ्योरी तो इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको पॉइंट बताता हूं इसका मतलब क्या है, बस यही चीज आपको समझना है कि क्रमबद्ध त्रुटियां या फिर सिंथेटिक त्रुटियां हैं क्या। इसमें कहा जाता है कि वो एरर या वे त्रुटियां जिन्हें सिद्धांत रूप से या प्रिंसिपल के रूप से आप बदल सकते हैं, वो क्या होता है कि आपकी क्रमबद्ध या सिंथेटिक त्रुटियां होती हैं। और इसमें यह चीज आपको यहां पर पॉइंट है, यहां पर देखिए कि अंश शोधन द्वारा भी यह त्रुटि को अंशतः जानी जा सकती है। देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे मेजर करते हैं, मान लीजिए करंट है, जैसे मैं एग्जांपल पिछले वीडियो में लिया था, तो उसमें आपने करंट को मेजर किया, आपको पता चला, लेकिन आपने जो करंट को मेजर किया उसमें आपका एरर है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, मापन में जो त्रुटि हो रही है आपके इंस्ट्रूमेंट में, कैसे आप पता करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस अंश शोधन, और अंश शोधन यहां पर अंश शोधन लिखा है, ये अंश शोधन कैलिब्रेशन होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो आपका जो अंश शोधन कैलिब्रेशन होता है वो किसी मानक अर्थात स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से आप कंपैरिजन करते हैं। जब कंपैरिजन करते हैं तो उसकी वैल्यू से मैच करते हैं। अगर आपका दोनों मैच कर रहा है तो मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट बेटर है। तो वहां पर पहली तो आपका ये हुआ क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है कि वे त्रुटियां जिसे प्रिंसिपल के रूप से आप संशोधित किया जा सकता है। और मापन में त्रुटियां मापन उपयंत्र की त्रुटियों अथवा मापन व्यवस्था की कमियों के कारण होती है। ये जो आपकी त्रुटि होती है क्रमबद्ध, ये जो त्रुटि होती है मापन में, ये त्रुटियां मापन उपयंत्र की त्रुटियों, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उनकी त्रुटियां, अथवा मापन व्यवस्था की कमियों के कारण ये आपकी क्रमबद्ध त्रुटि होती है। और इसके लिए आपको बताया गया कैसे आप जानेंगे कि यह त्रुटि है। तो इसके लिए उपयंत्र के लिए उपयुक्त अंश शोधन, इसे आपका जो लिखा हुआ है यहां पर, ये अंश शोधन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अंश शोधन लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे आप क्या बोलते हैं, आप कैलिब्रेशन बोलते हैं। चलिए ठीक है, कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर आपका हुआ कैलिब्रेशन के द्वारा आप इस त्रुटि को जान सकते हैं। ये पहला आपका पॉइंट हुआ क्रमबद्ध त्रुटि, जिसे सिंथेटिक एरर। नेक्स्ट आपका दोस्त वहां पर एडिशनल या फिर रैंडम एरर क्या होता है, आकस्मिक, जो अचानक हो जाए, आकस्मिक या अनियमित त्रुटि। ठीक है, जो अचानक, ये त्रुटियां मापी जाने वाली व्यवस्था या मापन सिस्टम अर्थात प्रणाली में हो जाने वाली किसी आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती है। मतलब ऐसा कुछ अचानक परिवर्तन हो, कोई ऐसा उसमें परिवर्तन हो कि अचानक हो जाए। तो इस प्रकार की जब कोई त्रुटि हो जाए, अचानक मतलब इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई अचानक ऐसी त्रुटि आ जाए, तो वो जो त्रुटि होगी वो आपकी रैंडम एरर होती है। ठीक है, अनियमित बोले तो आकस्मिक, एक्सीडेंटल
ओके, तो ये आपका क्या होगा, इसका आपका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है भाई। आपका जैसे कि आप सोचिए कि मान लीजिए कि कोई आप मापन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, तो वो कब बिगड़ जाएगा या क्या सही हो जाएगा ये चीज़ आपको नहीं पता, वो आप उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ रीजन है कि इससे आप सोच सकते हैं। देखिए, संभावित इसके सिद्धांत क्या हो गए, इनके त्रुटि को जानने के लिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता हो सकती है, इसके पहले आप क्या जान सकते हैं कि किसके कारण हो सकती है। तो इन त्रुटियों को उत्पन्न होने के निम्न कारण हो सकते हैं, किसके, अनियमित या फिर आपके रैंडम एरर की। पहला आपका चलित अंगों में घर्षण, अर्थात अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके आपके कोई मान लीजिए कि उसका पॉइंटर ही है, अर्थात जिसे आप यहां पर पॉइंटर जो होता है, इस प्रकार स्केल है, पॉइंटर आपका आगे पीछे इस प्रकार से जाता है, अगर उसमें कोई घर्षण हो रहा है या अंदर के इंस्ट्रूमेंट के उपकरण में कोई भी वहां पर अंदर कोई पार्ट में आपका घर्षण हो रहा है, तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि इससे कोई आपकी घटना हो सकती है। ठीक है, चालों में विक्षट या बैकलॉस इन मूवमेंट, ये चीज हमें भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, विक्षट मतलब क्या होता है आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आपका दोस्त सूचक तथा पैमाने के बीच लंबन अर्थात पैरेलैक्स, तो यहां पर क्या कहता है, सूचक आपका क्या, जैसे हमने बताया ये आपका पैमाना हो गया, मान लीजिए आपका ये क्या है, ये पैमाना है, यहां पर ये आपका पैमाना है, ठीक है, ये मान लीजिए अमीटर है आपका, ठीक है, और इस प्रकार से आपका क्या है, ये पॉइंटर है। तो यहां पर पॉइंटर के बीच लंबन, एमीटर और पॉइंटर के बीच की लंबन की कंडीशन में, पैरेलैक्स की कंडीशन में भी आपको वहां पर पता लगेगा कि कुछ आपका अनियमित होने वाला है, अर्थात रैंडम एरर होने वाला है। सीमित पैमाना, आपका जो स्केल है वो सीमित है, तो इस कंडीशन में भी आपका एक्सीडेंट मतलब सीमित पैमाना ले। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अवस्था परिवर्तन, अर्थात जो जिस पॉइंट पर था वो पॉइंट से अपना क्या हो, अवस्था में जो स्थान है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो भी आपका ये मतलब ये कारण हो सकते हैं, ये आप संभावना जता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो ये रैंडम एरर होता है, इसका पूर्वानुमान इसीलिए लगाना थोड़ा कठिन होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है अनुचित। देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये थोड़ा आपका थ्योरी है, इसलिए चीज़ों को आपको समझाना और समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप बार बार इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको बेटर होगा। लेकिन इसके कौन से टॉपिक पॉइंट है अभी मैं बताने वाला हूं, जैसे कि मैं आपको पहले से यहां पर दिखा देता हूं। जैसे कि आपका दोस्तों यहां पर गॉसियन वितरण वक्र है, थोड़ा सा टफ है चीजों को समझना, लेकिन ये मैक्सिमम ईयर्स या मैक्सिमम सेमेस्टर में ये पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार कहूंगा ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलेंगे उस तरफ, लेकिन अभी पॉइंट वाइज चलते हैं, नहीं तो आपको चीजें यहां पर क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बताया आपको, दूसरा पॉइंट ये आपको क्लियर चीजें होंगी, अनुचित त्रुटियां या समग्र त्रुटियां या फिर नियत त्रुटियां, इसे क्या बोलते हैं दोस्त, यहां पर आप देखिए, यहां पर इसे क्या बोलते हैं, एलिगटिमेट एरर या फिर आपका ग्रॉस एरर या फिर आपका फिक्स्ड एरर। तो चलिए इसको हम ये सब एक ही इसके नाम है, तो चलिए इसको मान के चलते हैं फिक्स्ड एरर इसका नाम है। तो ऐसी त्रुटियां जो उचित नहीं है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ऐसी त्रुटियां जो उचित नहीं है, जिन्हें होना ही नहीं चाहिए, अनुचित त्रुटियां कहलाती हैं, इन्हें थोड़ी सी सावधानी से दूर किया जा सकता है। जैसे पाउंड के स्थान पर किलोग्राम, सुनिए जैसे आप मापन कर रहे हैं उसमें आपको किलोग्राम रखना है, किलोग्राम में रखना है, आपने वेट को वहां पर किया, उसको आपको मान लीजिए 100 केजी में रखना था, तो आप केजी की जगह पर आपने 100 पाउंड रख दिया, तो पाउंड के स्थान पर केजी रख दिया या केजी के स्थान पर पाउंड रख दिया, तो मतलब आपने क्या किया, यहां पर आपने उसके यूनिट में डिफरेंट कर दिया, तो सबसे बड़ी यहां पर यह त्रुटि हो गई। अगर मिलीमीटर के स्थान पर आपने सेंटीमीटर रख दिया, या फिर मतलब ये क्या हुआ, ये यूनिट में अगर डिफरेंट कर दिया तो ये त्रुटि हुई, ये आपका होना नहीं चाहिए, मतलब आप कैलकुलेशन करने में गलती कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक नियत त्रुटि या अनुचित त्रुटि है। तो फिक्स्ड एरर ये आपकी हो सकती है जो कि आप कर रहे हैं। ठीक है, शोरगुल में पाठ्यांक स्पष्ट ना होना, अर्थात अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का मापन कर रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं या फिर आप उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आसपास शोरगुल हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप पाठ्यांक को सही नहीं लेते हैं, मतलब आपका जैसे 1.98 लिखा है, आप उसे कुछ और देख रहे हैं या कुछ और सुन रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका पाठ्यांक गलत होगा, तो वो आपका अनुचित होगा, गलती आप कर रहे हैं। या सूक्ष्म मापों में ऐसा सामान्यता हो जाता है, अर्थात बहुत ज्यादा अगर पास मान है, ठीक है, अगर पॉइंट में बहुत पास मान है तो उस कंडीशन में गलती हो जाती है। तो वही चीज यहां पर कहा गया कि फिक्स्ड एरर है, ये है जो जिन्हें होना नहीं चाहिए बट हो जाता है, तो वो अनुचित त्रुटि है, इन्हें थोड़ी सी सावधानी से आप दूर कर सकते हैं, अर्थात पाउंड या किलोग्राम मतलब यूनिट में गलती कोई ना हो, या फिर शोरगुल में पाठ्यांक आप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना चाहिए, अर्थात ये जो पर्सन कर रहा है, जो स्टूडेंट जो पर्सन कर रहा है उससे ये गलती हो सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका दोस्त ये मापन में त्रुटि। तो आपको हमने बताया ईरर ऑफ मेजरमेंट, पिछले वीडियो में आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था? ई इक्वल टू एक मिनट फिर से लिखते हैं। ई इक्वल टू आपका था ई इक्वल टू माइनस आर तो था, यहां पर आपका क्या था? ई इक्वल टू मीजर्ड वैल्यू, हाँ ई इक्वल टू एम माइनस आर। ई क्या है? आपकी ई से आपका एरर हुआ, एम से आपका क्या हुआ? मीजर्ड वैल्यू हुआ, आर से क्या हुआ? रियल वैल्यू हुआ। तो आपको चीजों को समझिए, ई इक्वल टू मतलब ई क्या है? एरर है। और पिछले वीडियो जो स्टूडेंट देखा होगा उनको चीजें बेहतर तरीके से पता होंगी। ई मतलब एरर है, एम मतलब मीजर्ड। आपने देखिए, अगर किसी आपका एमीटर से आपकी 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, आपने उसको फ्लो जो करंट हो, देखिए ये फार्मूला भी याद रखिए, ई इक्वल टू एम माइनस आर, मीजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू, मापित मान माइनस वास्तविक मान। तो जैसे किसी, अब दोस्तों जैसे किसी कंडक्टर से कोई 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें दो कंडीशन बन सकते हैं कि आप मापन करते हैं तो एक कंडीशन में आप इसका जो आप नापेंगे या मापन जो करेंगे वो 1.98, या फिर आप बड़ा भी इससे मापन कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो वही तो आपकी त्रुटि है, कम मापन करें या ज्यादा। तो एक बार 1.98 या फिर आपने 2.05 एम्पियर आपने मापन किया। फार्मूला आपको पता है ई इक्वल टू एम माइनस आर, ये आपका फार्मूला है, मीजर्ड माइनस रियल। और हमने कंडीशन क्या बताया? एम इज ग्रेटर देन आर। एम इज ग्रेटर देन आर तो आपकी त्रुटि पॉजिटिव, एम इज लेस देन आर तो आपकी त्रुटि निगेटिव। तो बस इतना ही आपको समझना है। तो आप यहां पर देखिए ये 1.98 आया है, ठीक है 1.98। मीजर्ड वैल्यू आपकी कम है, रियल वैल्यू आपकी 2 एम्पियर है, तो आपकी त्रुटि क्या होगी? मीजर्ड वैल्यू आपकी कम है तो उस कंडीशन में आपकी त्रुटि निगेटिव होगी, अर्थात ये आपकी त्रुटि निगेटिव हुई। अगर आप उसी कंडीशन में 2.05 एम्पियर लाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो मीजर्ड वैल्यू है वो ज्यादा है 2 एम्पियर से। तो इस कंडीशन में हमने बताया कि अगर मीजर्ड वैल्यू ज्यादा है तो आपकी त्रुटि क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये आपका 2.05 एम्पियर, अर्थात जो करंट फ्लो हो रही है अगर उससे ज्यादा आप मापन में लाते हैं तो आपकी त्रुटि पॉजिटिव है, अगर उससे कम लाते हैं तो आपकी त्रुटि नेगेटिव है। आशा करते हैं ये चीज आप बिल्कुल क्लियर समझ चुकेंगे। चलिए त्रुटि विश्लेषण को समझ लेते हैं। वही फार्मूला यहां पर लिखा है दोस्त, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको आप समझ चुके, अपने शब्दों में चीजों को समझिए। त्रुटि विश्लेषण क्या होता है आप समझिए। एनालिसिस ऑफ एरर, कुछ नहीं, आप ऐसे समझिए, किसी चीज का जब आप कुछ कर लेते हैं, एरर मतलब मेजर करते हैं, उसके बाद उसका आप त्रुटि का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो वही चीज कहा जा रहा है कि मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य होती है। मतलब आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से उसका मापन किया तो 100% है कि उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही, 100% कोई चीज सही नहीं होती, ये चीज आप समझ सकते हैं। तो उसमें यह कहा गया कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य होती है। तो मापी गई माप की प्रामाणिकता की जांच के लिए यह जानना आवश्यक है। इसके लिए मापन उपयंत्र की कमियों अथवा मापन व्यवस्था की कमियों का परिणाम होती है और को सावधानी पूर्वक कार्य करने पर कम भी किया जा सकता है। उनके प्रतिकारण की भी व्यवस्था हो सकती है, कैलिब्रेशन द्वारा संशोधित भी किया जा सकता है। बात इतनी ही है। कैलिब्रेशन का मतलब हमने क्या बताया था? किसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसका कंपैरिजन, तुलना करके उसको सही किया जाता है। तो यहां पर वही चीज हुआ, त्रुटि का विश्लेषण करना, त्रुटि को देखना कि क्या कितना आया हुआ है, विश्लेषण करना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है दोस्त आपका गॉसियन वितरण वक्र, जिससे आप बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आपका दोस्त पेपर में मैक्सिमम ईयर पूछा गया है, तो ये आपको जानना समझना बेहद जरूरी है। ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट आपका है। तो देखिए दोस्त होता क्या है, इसमें कहा गया कि लगभग सभी अनियमित प्रेक्षणों का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात इसका फार्मूला मैं जूम करके आपको क्लियर दिखाना चाहूंगा। इसका फार्मूला है पी एक्स इक्वल टू एच अपान अंडर रूट पाई ई की पावर माइनस एच स्क्वायर डी स्क्वायर। मतलब फार्मूला पी एक्स इक्वल टू एच अपान अंडर रूट पाई ई की पावर में माइनस एच स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। और जो कि आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपका फार्मूला है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे ही बोलते हैं, इस फार्मूले से ही जो कर्व बनता है वो आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलता है। मेरे कर्व से ही मैं जैसे कि देखा गया दोस्त, ऐसे ये कर्व बनता है, ठीक है। यही आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, होता है डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें और क्या पॉइंट है आपको देखिए, पेपर में क्या क्या आप लिखेंगे इसको समझिए। सबसे पहले तो आप गॉसियन वितरण वक्र के बारे में आप पहले यहां पर इस फार्मूले को लिखिए, पी एक्स इक्वल टू एच अपान अंडर रूट पाई ई की पावर माइनस एच स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, फार्मूले के लिखने के बाद आप बताइए कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा पॉइंट, ये आपका जो फार्मूला है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को दर्शा रहा है।
तीसरा आपका पॉइंट यहाँ पर ये बनेगा कि आप इसमें जितने भी आपके मतलब इसमें h क्या है, इसमें h स्क्वायर क्या है, d क्या है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आप मेंशन करिए। px क्या है इसको आप सभी को लिखिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या है, जहाँ पहला आपको है d, आपका विचलन का मान है, d जो आपका है डिफ्लेक्शन अर्थात यहाँ पर विचलन का मान होगा, ये टू d हो गया। px क्या है, px आपका दोस्त px है किसी विचलन पर के प्रेक्षणों की संख्या है, अर्थात प्रेक्षण की संख्या क्या है वो px को दर्शाएगा। h क्या है, ये सूक्ष्मता सूचकांक अर्थात यहां पर आपसे बताया गया प्रेसिशन इंडेक्स है। प्रेसिशन इंडेक्स क्या है आपकी, वो h है, स्मॉल h को दर्शा रहा है। तो आप फार्मूला लिखेंगे, थोड़ा आप बताएंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। तीसरा पॉइंट आप इसमें जहां जो पॉइंट है px क्या है, h क्या है, d क्या है, ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि त्रुटि की गणना हेतु गॉसियन वितरण वक्र की सहायता ली जाती है। तो जब किसी इंस्ट्रूमेंट के मद्देनजर उसको मापन किया जाता है तो उसमें अगर एरर है तो इसके लिए आप गॉसियन वितरण वक्र, तो वहां पर आपसे ये भी ऑप्शन में अगर 1 नंबर पूछेगा तो वहां पर ऑप्शन दे सकता है कि आप बताइए गॉसियन वितरण वक्र की सहायता से क्या करते हैं, तो आप क्या टिक करेंगे, एरर अर्थात त्रुटि की गणना इसकी सहायता से की जा सकती है। ओके, जिनके अनुसार 50% प्रोबेबिलिटी होती है, ये भी और नेक्स्ट पॉइंट ये भी कहा गया दोस्त इसमें विचलन अर्थात यहाँ पर विचलन दिया गया ±0.6745 पाई। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया ±0.6। अब यहाँ पर रो है या सिग्मा, इसको आप समझिए। इसका जो मान होता है यहाँ पर आपको बताया गया, इसे माप का मानक विचलन कहा जाता है, माप का स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। अच्छा, विचलन को डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विचलन का यही मान आर में संभावित त्रुटि का मान भी होता है। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड आपको डेविएशन जो विचलन है उसको आपको फार्मूला बताया गया कि आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √σ_d²/n। इसमें क्या होगा, देखिए 2 फार्मूले इसमें बनते हैं। एक तो आपका है कि प्रेक्षणों की संख्या अगर 20 से अधिक है तो ये फार्मूला होगा, अगर आपकी प्रेक्षणों की संख्या 20 से कम है तो आपका ये फार्मूला होगा। दोनों अलग फार्मूले हैं। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इसमें n इसमें है, इसमें आपका n-1 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पर आपने क्या देखा कि संभावित त्रुटि भी आपको यहाँ पर r इक्वल टू जो दर्शाया गया या संभावित आपकी त्रुटि है। चलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको √σ_d²/n है। जब 20 से अधिक प्रेक्षणों की संख्या होगी आप ऐसा लिखेंगे, और जब 20 से कम होगी तो आपकी यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो आपका अंडर रूट के अंदर σd²n-1 होगा। ओके, और r की जो संभावित त्रुटि है वो दोनों में आपका सेम है। तो यही आपके पॉइंट थे। मैं आशा करता हूँ चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ दोस्त।